टेंस स्टार्ट हो गया था हम लोगों का, है ना। धीरे धीरे सीख रहे हो आप, एरर्स की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आज हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो गया है क्या? तो अभी हम लोग वोकैबुलरी करेंगे, वोकैब करके फिर एरर्स समाप्त करेंगे फटाफट, ठीक है। लाइव बोलो सुजान को, स्पीड में तुम लोग करते नहीं हो काम। चलिए, तो पहले वो कैब निकाला जाए बच्चे। कौन सा एन कौन सा है? N26 T6 स्टार्ट तो कर दिया हमने, तो यहाँ क्या यहाँ होगा तब ना। T6 T10, ठीक है। T10 पे आइए फटाफट। T10 राइट, T10 और वोकैब स्टार्ट होगा। बुक निकाल लें सब फटाफट। T9 तक पढ़ा दिया था। T10 का पहला वर्ड है डेसीमेट। डेसीमेट का मतलब होता है क्षय। डेसीमेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। डेसीमेट का मतलब बर्बादी। डेसीमेट क्षय, बर्बादी, क्षय, नाश। डेसीमेट को लिंक करेंगे देसी मीट। डेसीमेट देसी मीट। देसी मीट खा करके लोगों का बर्बादी हो रहा है। देसी मीट खा के लोग क्षय हो रहे हैं। देसी मीट खा के लोगों का ज्यादा क्षय नहीं। तो गांव का देसी दारू पी लो तो कई लोग मरे पड़े रहते हैं कि नहीं। उस प्रकार देसी मीट का लोगों का क्षय हो रहा है। रिलायबल, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय। रिलायबल रैली में एबल, रिलायबल रैली एबल। रिलायबल रैली में एबल लोग जाए, मतलब रैली में वही लोग जाए जो विश्वसनीय हो, है ना, जो विश्वास करने योग्य हो। तो रिलायबल रैली में एबल लोग, रैली में विश्वसनीय लोग जाए, तो रिलायबल रैली में एबल। नेक्स्ट है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बेतुका। ग्रोटेस्क का मतलब विकृत। ग्रोटेस्क का मतलब हास्यास्पद। ग्रोटेस्क को लिंक कर लो ग्रेट इस्क। ग्रोटेस्क ग्रेट इस्क। अब ग्रेट लोगों का इश्क, ग्रेट लोगों का मोहब्बत हास्यास्पद नहीं लगता है? जैसे आपको पता चले कि मोदी जी का फलाने के साथ अफेयर चल रहा है, तो थोड़ा हास्यास्पद लगे कि भाई इतने बड़े लोग सब काम करेंगे, मोहब्बत तो नहीं कर सकते। हम लोग सोचते ही नहीं ऐसा। ग्रोटेस्क ग्रेट इस्क। नेक्स्ट है हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। हैपलेस कहते हैं जो जिसका भाग्य खराब हो। तो हैपलेस को लिंक कर लो हेल्पलेस। जब आदमी का भाग्य खराब हो तो आदमी हेल्पलेस हो जाता है। तो हैपलेस, हेल्पलेस, दुर्भाग्यशाली। नेक्स्ट वर्ड है रक्कस। रक्कस का मतलब होता है कोलाहल। रक्कस का मतलब होता है शोरगुल। रक्कस राक्षस। आपने रामायण मूवी तो देखी होगी, सीरियल, तो उसमें क्या होता है? रक्कस राक्षस। राक्षस जहां जाता वहीं शोरगुल शुरू कर देता है। तो रक्कस राक्षस, शोरगुल। नेक्स्ट वर्ड है शीमर। शीमर का मतलब टिमटिमाना। शीमर मतलब झिलमिलाना। तो शी मर, शी कहते हैं पत्नी को, महिला को। तो शी मर, पत्नी शी मर गई। और तो जो दूसरी आई तो दिखा रहे, देखो सी टिमटिमा रही। तो शी मर करके टिमटिमा रही है। तो शी मर कर टिमटिमा रही है। तो शीमर का मतलब टिमटिमाना। शी मर करके टिमटिमा रही है। शौडी, शौडी का मतलब होता है निकम्मा। शौडी का मतलब घटिया। शौडी का मतलब बिल्कुल ही नल्ला किस्म का। तो शौडी को लिंक कर लो शादी। शौडी शादी। जब लड़कों की शादी होती है तो लड़के नल्ले बन जाते हैं, है ना। शौडी शादी।
शादी होने से क्या बन गया? निकम्मा बन गया। नेक्स्ट वर्ड इज सोनरस। सोनरस का मतलब सोमरस, या निगम जोड़ सकते हो, सोमरस समझते होंगे। तो सोनरस, सोमरस, जब सोमरस पी लो तो एक से एक अंग्रेजी निकलेगा। तो सोमरस पीने के बाद कुछ भी निकल सकता है, मीठा आवाज हो चाहे तीखा आवाज है कि नहीं। तो सोनरस, सोमरस, सोमरस पी करके लोग एक से एक आवाज निकालते हैं। नेक्स्ट है सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब गंदा काम, सॉर्डिड अनैतिक काम, घटिया काम। तो सॉर्डिड, सॉरी दीदी, घटिया काम करते हो सॉरी दीदी बोलते हो, सॉर्डिड, सॉरी दीदी। सॉवरेन, ये सॉवरेन वर्ड से बना है सॉवरेंटी। तो सॉवरेंटी का मतलब प्रभु सत्ता। सॉवरेन याद करवाया था, सावर में रेन, प्रभु सत्ता। बोलो मेरे साथ, डेसीमेट, मोलकर बोलो डेसीमेट, क्षय होना, डेसीमेट, देसी मीट खाकर बर्बादी होना, डेसीमेट, देसी मीट खाकर क्षय होना, डेसीमेट, देसी मीट, क्षय। रिलायबल, रैली में ये बल लोग, विश्वसनीय, रिलायबल, विश्वसनीय, रिलायबल, रैली में ये बल लोग, विश्वसनीय योग। ग्रोटेस्क, विकृत, ग्रोटेस्क, हास्यास्पद, ग्रोटेस्क, ग्रेट लोगों का इश्क हास्यास्पद होता है। ग्रोटेस्क, ग्रेट लोगों का इश्क हास्यास्पद। हैप्लेस, दुर्भाग्यशाली, हैप्लेस, हेल्पलेस हो जाना, हैप्लेस, हेल्पलेस, हैप्लेस, दुर्भाग्यशाली। रक्कस, राक्षस, कोलाहल, रक्कस, शोरगुल, रक्कस, राक्षस, जहां भी जाता है शोरगुल करता है। रक्कस, राक्षस, शोरगुल। शीमर, शीमर, टिमटिमाना, शीमर, झिलमिलाना, शीमर, शीमर करके टिमटिमा रही है, शीमर, शीमर करके झिलमिला रही है। शौडी, निकम्मा, शौडी, शादी करके नल्ला बन जाना, शौडी, शादी करके निकम्मा बन जाना। सोनरस, मीठा आवाज, सोनरस, सोमरस पीकर मीठा आवाज, सोनरस, सोमरस पीकर मीठा आवाज। सॉर्डिड, सॉरी दीदी, घटिया काम, सॉर्डिड, अनैतिक काम, सॉर्डिड, गंदा काम, सॉर्डिड, सॉरी दीदी, गंदा काम। सॉवरेंटी, सॉवरेन, प्रभु सत्ता, स्वतंत्रता। पेज पलट दो। बोलो डेसीमेट का मतलब, डेसीमेट, रिलायबल, रिलायबल, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, हैप्लेस, हैप्लेस, रक्कस, रक्कस, शीमर, शीमर, शौडी, शौडी, सोनरस, सोनरस, सॉर्डिड, सॉर्डिड, सॉवरेन। जबरदस्त। कितना पूछना है बाबू? T6, T6, ठीक है। तो T6 सबने याद कर लिया है, बहुत सुंदर। बोलो रोस्ट्रम का मतलब, जंक्चर का मतलब, बोलो बर्ली का मतलब, इनंडेट, गॉज, डिसडेन। जबरदस्त, जबरदस्त यार, ठीक है। फ्रेजल वर्ब तो पता ही होगा। ब्रेकआउट मतलब तोड़ के निकल जाना, फैल जाना। ब्रिंग अबाउट मतलब लाना, अब ब्रिंग बैक वापिस आना, और ब्रिंग डाउन मतलब मार गिराना, ठीक है। अब जरा ये वाला किताब निकालिए। कितना लेसन? इसमें भी लेसन 6।
ये जो लेसन है वो धीरे धीरे आपको पढ़ते रहना है। ये वो कैब बेसिक हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे पहला वर्ड है एडवांटेजियस, जबरदस्त जबरदस्त तैयारी। दूसरा वर्ड है बामी, इसको बालमी नहीं पढ़ना है, बामी, एल चुप रहता है, तो बामी का मतलब बामी वेदर, सुहावना मौसम। बोलो कैंपस तो सबको पता होगा, चार दीवारी, कैंपस घेरा, बाउंड्री। कैटर का मतलब जबरदस्त जबरदस्त तैयारी। करेंसी का मतलब पढ़ाने की जरूरत है। बोलो इवैक्यूएट का मतलब, बहुत सुंदर। गेट का मतलब गेट, चाल ढाल, व्हाट इज योर गेटिंग स्टाइल। गॉडी का मतलब, मान लो ऐसा ड्रेस पहन लिया कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कैसा ड्रेस था, गॉडी ड्रेस, भड़कीला ड्रेस पहन लिया। हैमलेट का मतलब छोटा सा गांव, हैमलेट हेलमेट, हेलमेट पहन के छोटे से गांव में रहते हैं लोग। नेक्स्ट है मेम, मेम, अब किसी को हाथ पैर काट के फेंक दिया, अब वो मेम एक चिल्ला रहा है, मेम हो गया, अपंग कर दिया। आउटले का मतलब, प्राइम का मतलब रीपास्ट, बहुत सुंदर। ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल, जबरदस्त। सबने पढ़ा है कि नहीं? तो एक एक बच्चे से पूछने की आवश्यकता तो नहीं है, बहुत सुंदर। तो लेसन 7 एक एक बच्चे से पूछा जाएगा, ठीक है बाबू, बहुत सुंदर। यहां तक मैं बात करूं आपके साथ, तो टाइम एंड टेंस निकाल लें सब लोग। टाइम एंड टेंस में बच्चे कहां तक हुआ था क्लास? अप्लाइड पढ़ाना था ना, अप्लाइड। फटाफट अप्लाइड की तरफ आइए। यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स आज आपका समाप्त कर दूंगा मैं, प्रेजेंट टेंस आपका समाप्त हो जाएगा, और फिर जब कमिंग डेट में हम लोग आएंगे तो वहां से कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोगों का शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। यहां पे बात करें बच्चे, जो कॉन्सेप्ट है, देखो पहला कॉन्सेप्ट अप्लाइड में ये कहता है कि जैसे आपके पास एक वर्ड है हु एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन ये WH फैमिली में नहीं आता। WH के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन हु के साथ अगर आपने डू, डज या डीड के साथ V1 अदर वर्ड लगाया तो ऐसा लगाना गलत होगा। यानी हु के साथ डू, डज, डीड के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? हु जो होता है वो प्योर होता है सब्जेक्ट, इसलिए हु अपने साथ डायरेक्ट वर्ब लेता है। क्लियर क्या बच्चे? तो ये हेडिंग का पहला रूल है ना? हेडिंग लगाया होगा अप्लाइड कॉमन एरर्स। तो हम लोग अप्लाइड ही तो सीख रहे हैं कि हु के साथ डू, डज, डीड प्लस में प्रयोग नहीं करते। हु के साथ डायरेक्ट वर्ब आ जाता है, V1, V5, V2 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सही हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव बनाते हो हु का, तो हु के साथ डू नॉट यानी डोंट हो सकता है, डजंट हो सकता है, डिडंट हो सकता है, V1 अदर वर्ड हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, ये राइट होगा, ठीक है। ये समझना है। अब इस पे एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 4, 5 एग्जाम्पल लिखिए इस पर, है ना। हालांकि एग्जाम्पल मैं पहले देता आपको, लेकिन पहले एक कॉन्सेप्ट दे दिया, कोई बात नहीं, उतार लिया इसको। हु का हिंदी होता है कौन, हिंदी क्या निकालेंगे इसका? कौन, ठीक है। हु का प्रयोग करते हैं लिविंग के लिए, यानी जिंदा होना जरूरी है हु के लिए।
एग्जाम्पल, who does live here? Who does live here? एग्जाम्पल लिखो बच्चे, who does live here. दूसरा लिखो, who did this? Who did this? Who did this? Who did this? तीसरा लिखो, who does this? Who does this? Who does this? तीसरा लिखो, who lives here? Who lives here? Who lives here? ठीक है। कल हम लोगों का क्लास नहीं हुआ था, पता है सबको? कल हम लोगों ने क्लास नहीं लिया था किसी वजह से, लाइट वाइट का प्रॉब्लम हो गया है ना, तो कल हम लोगों का क्लास नहीं चल पाया था। जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए फ्रूटफुल हो गया क्लास, तो आपका कुछ छूटा नहीं है। इसलिए कल अगर नहीं भी आए थे तो चिंता करने की बात नहीं है। आपका क्लास कल गैप हो गया था, आज से शुरू हो रहा है आपका। तो जहां से हेडिंग डलवाया था परसों, वही क्लास आज लागू है ना। तो अप्लाइड क्लास था, अप्लाइड की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हु के साथ डू डज डिड का प्रयोग नहीं करते, हु के साथ डायरेक्ट वर्ब आता है। अगला एग्जाम्पल क्या लिखा था, हु लिव्स हियर। आगे लिखो, हु डज नॉट लिव हियर। 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 कितने हो गए? 5। अब हाथ उठाओ सब मिलकर के। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट में तुम हो बाबू, खड़ा हो जा। राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। पढ़ो सर ने क्या लिखा, हु डज लिव हेयर। अब बता राइट है कि रॉन्ग है? हु डज लिव हेयर। गलत है ना बाबू, तो काटो फिर। समझ में आया? अब हु के साथ ध्यान देना, डू डज डीड के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। समझा गया? सेकंड राइट में कितने लोग हाथ उठाइए? सेकंड रॉन्ग में कितने लोग हाथ उठाइए? सेकंड रॉन्ग, एक बच्चा खड़ा हो जाए बेटा। अगर तुम्हारे से बहुत सारे लोग ने हाथ नहीं उठाया है, लेकिन सब तो समझ में सबको नहीं आ रहा है। अब बोल बेटा रॉन्ग कैसे? डिड आया, हु डिड, यही ना है जी। अब डिड के बाद देखो वर्ब है उसमें नहीं है, तो हु डिड दिस। अब बताओ, V1 में हम डू लिख सकते हैं, V5 के बदले डज लिख सकते हैं, V2 बदले डिड लिख सकते हैं। इसका मतलब करना नहीं हो जाएगा, करता है, किया। तो हु डिड दिस, इसको कौन किया? तो करने का डिड ही तो आएगा। हमने क्या बोला वो समझो। हमने बोला डिड के बाद V1 नहीं आएगा। जैसे लिखवाता हु डिड डू दिस, हु डिड डू दिस, तो गलत हो जाता है ना। तो ये समझना है, यानी कि रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। यहां पे ये काम कर दिया मेन वर्ब का, यहां पे काम किया इसने एक्सिलरी वर्ब का। यानी हु के साथ डू डज के रूप में एक्सिलरी वर्ब नहीं आता है। मेन वर्ब है डिड, एक ही चीज का दो काम। हैव मतलब रखना, हैव एक्सिलरी वर्ब। डू मतलब करना, यहां पे डू मीनिंगलेस है। बोलते हो आई हु डू गो, कौन जाता है? हु डज गो। तो ऐसा थोड़ा कि कौन करता है गया, नहीं ना। बैठ जाओ, समझा? तो ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। और ये हो गया मीनिंगफुल, यानी मेन वर्ब। तो हु डिड, डिड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और यहां पे डिड मीनिंगलेस है, ये नौकर है, ये मालिक है। नहीं कहा था कि यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो, कोई नाउन अदर वर्ड का प्रयोग हो, तो वह एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। ना पढ़ाया हूं तो बोलो, तो बोलो हु के साथ। अब तीसरा एग्जाम्पल बोलो, क्या लिखा? हु डज दिस। राइट और रॉन्ग?
राइट। नेक्स्ट बोलो, हु लिव्स, लिव्स हो गया V5, हु लिव्स हेयर, हु लिव्स हेयर क्या हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो, हु डज नॉट लिव हेयर, राइट और रॉन्ग, राइट। बोलो बच्चे, कोई परेशानी यहां तक? तो हु के साथ डू डज डिड समझ में आ गया, कब आता है कब नहीं आता। आगे बढ़िए, अगला कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब जो आप यूज करोगे। अभी तक तो आप फैक्चुअल पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे अप्लाइड पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए जरा सा 2 एग्जाम्पल लिख लो, पहले मात्र 2 एग्जाम्पल लिख लो, लिखो जरा। आई डोंट नो, आई डोंट नो when does, I don't know when does he come, I don't know when does he come, I don't know when does he come। क्लियर? एक और लिख लो, I don't know why will he come, I don't know why will he come। क्लियर? एक और लिख लो, I know what is your name, I know what is your नेम, आई नो व्हाट इज योर नेम। क्लियर है? एग्जाम्पल हमने 3 दे दिया आपको। यह चीज आपको आज फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपको क्लाउड में पढ़ाया होगा, बट दोबारा रिपीट हो रहा है आपको। अब जब बताना बच्चे, कितने बच्चों को पहला एग्जाम्पल रॉन्ग लग रहा, इतने बच्चे को, कितने बच्चे को राइट लग रहा, बाकी सबको, क्योंकि 10 बच्चे के अलावा सब है ना भाई, तो राइट में कितने लोग, मतलब सब है, लेकिन सेकंड राइट में कितने लोग, थर्ड राइट में कितने लोग, अच्छी बात। ध्यान दें बेटा, इसमें एक भी एग्जाम्पल जब उठाना जा सब लोग, फर्स्ट राइट में कितने लोग, यहां देखो ना मेरी तरफ, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। चलो ये बेटा तीनों गलत है, तीनों ही गलत है, कोई सही नहीं है। अब जब तीनों गलत है तो पहले मैं सही करा दूं, फिर कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। तो सही होगा कि जब भी वेन वाई व्हाट सेंटेंस के बीच में आए, देखो बिल्कुल देहाती भाषा में सीखो, क्योंकि आपको परंपरावादी चीज क्लास में क्लाउज में पढ़ा चुका हूं कि सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये वो क्लाउज है। अब अलाउज क्लाउज छोड़ो, बिल्कुल ही होता है अंग्रेजी, बिल्कुल देसी भाषा में सीखो अंग्रेजी। अगर WH वर्ड, ध्यान देना, WH में 5 शब्द, वाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, कितने बोले हमने, 5। वाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, ये 5 वर्ड, दो मुट्ठी बन गया, वाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, ये 5 वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में आए, कहां आए, तो उसका नाम होगा कंजंक्शन। क्या नाम होगा? उसके बाद एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मत करना। क्या नहीं करना? तो एक्सिलरी सीधा जहां जहां मिला उसे तक काट दो। अब सीधा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब आएगा, राइट? तो पहला समय सही होगा, आई डोंट नो वेन ही कम्स, ये राइट हो गया। अब वो सर बढ़िया नहीं लग रहा, तो बढ़िया लगाना है कि नंबर लेना है? नंबर लेना है तो ही करो फिर, वेन ही कम्स। दूसरा है वेन विल ही कम्स, तो हो जाएगा वेन ही विल कम। तीसरा हो जाएगा व्हाट
योर नेम इज। अब ऐसा करने से सही हो जाएगा। क्लियर? तो हमने कहा आई नो व्हाट योर नेम इज, क्योंकि इज था ऑक्सिलरी वर्ब, योर नेम हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। तो व्हाट योर नेम इज। अब कहो सही तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम तब तुम बोलोगे जब ये वाला नहीं रहेगा। अगर अकेला रहता ये तो फिर अब ये गलत हो जाता। आप बोलेंगे व्हाट इज योर नेम तब सही होता। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। अभी जस्ट मैं पढ़ा रहा हूं। उतार लिया तो बच्चे, सही कर लिया। अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट, एक बार सीख लोगे आजीवन काम आएगा बाबू। कभी धोखा नहीं देगा ये रूल, ध्यान देना बोर्ड पे। सबसे पहले जो पूछा जाए जवाब देना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। यहां पे लिखा V1 और V5, बोलो प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है? अगर तुमसे पूछा जाए बेटा बोलो वो क्लाउज क्या है, तो कौन सा क्लाउज बोलोगे? प्रिंसिपल क्लाउज। बोलो ये पीसी हुआ कि नहीं हुआ? प्रिंसिपल क्लाउज। यानी यह जो क्लाउज हुआ, इस क्लाउज का नाम है प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज ये तुम्हारा बन गया प्रिंसिपल क्लाउज। अच्छी बात। अब यहां पे हमने वर्ड दे दिया, 4 वर्ड कहा था, 5 वर्ड। व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर और ये 5 वर्ड को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये सिंपल 5 वर्ड याद कर लो। जब सेंटेंस के बीच में आए तो आने वाला क्लाउज, आने वाला क्लाउज, ध्यान रखना ये बहुत बड़ा मेथड है। पहला क्लाउज अगर प्रेजेंट हो, सबऑर्डिनेट क्लाउज से जुड़ा हो, तो आने वाला क्लाउज प्रेजेंट टेंस का होगा। किस टेंस का होगा? पास्ट का करोगे तो भी सही होगा, फ्यूचर कर दो तो भी सही होगा। अब बोलो तुम फ्री हुए कि नहीं हुए? जो मन करता अंग्रेजी बोलो, अगर प्रेजेंट टेंस आ गया तो। प्रेजेंट के साथ तुम पास्ट जोड़ दो, प्रेजेंट के साथ तुम फ्यूचर जोड़ दो, प्रेजेंट के साथ तुम प्रेजेंट जोड़ दो। कोई दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं जो इसको काट दे, ऐसा कोई किताब नहीं जिसको गलत ठहरा दे। क्योंकि हम कुछ कहीं बोले क्या मतलब, प्रेजेंट में है अभी, हम पास्ट की बात बोल सकते हैं, हम फ्यूचर की बात बोल सकते हैं, प्रेजेंट की बात बोल सकते हैं। जैसे मैं हिंदी बोलूं कि मुझे पता है तुम कहां रहते थे दिल्ली में, मुझे पता है तुम कहां रहोगे, मुझे पता है तुम कहां तक जाओगे, मुझे पता है तुम दिल्ली में कहां रहते थे उस समय, है ना, मुझे पता है उसका क्या नाम है ना। तो आप कुछ भी बोलोगे प्रेजेंट में बोल सकते हो। तो मुझे पता है तुम कहां रहते हो, मुझे पता है तुम कहां रह रहे हो, तो मुझे पता है तुम कहां रह चुके हो, तो मुझे पता है तुम 2 वर्ष से कहां रहते आ रहे हो, मुझे पता है तुम कहां रहते थे, तो मुझे पता है तुम कहां 2 साल पहले रहते थे, मुझे पता है तुम 2 साल बाद कहां रहोगे। जो मन करे वो बोलो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बस एक शर्त को याद रखो, और शर्त क्या है? ये जितने भी सेंटेंस लिखे, चाहे प्रेजेंट में 4 हो, पास्ट में 4 हो, फ्यूचर 4 हो, बस शर्त ये है कि हमेशा तीनों होगा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड के रूप में। सबसे पहले क्या आएगा? तब क्या आएगा? वर्ब, तब आएगा अदर वर्ड। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, एक हमने जोड़ा इसके अनुसार आई नो, मैं जानता हूं, राइट, मैं जानता हूं प्रेजेंट हो गया। अब इसके साथ हमने एक वर्ड कंजंक्शन जोड़ा, वेयर, आई नो वेयर। अब वेयर के बाद प्रेजेंट कर दिया, वेयर शी लिव्स, वेयर शी लिव्ड, वेयर शी विल। बोलो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हुआ कि नहीं हुआ? ये तीनों सही है, यह भी सही, ये भी सही, ये भी सही। आई नो वेयर शी लिव्स, आई नो वेयर शी लिव्ड, आई नो वेयर शी विल लिव, आई नो वेयर शी हैज लिव्ड, I know where she had lived, I know where she will be living। जो मन करता है वो बोलो, किसी भी टेंस बोलो, कोई जरूरी नहीं कि यही 3 बोलना है। मतलब आपको हमने फ्री कर दिया बोलने के लिए, जो मन में आए बोलो, स्ट्रक्चर बस ऐसा करना, गलती नहीं हुआ तुमसे। अगर स्ट्रक्चर को तुमने छेड़ दिया, ऑक्सिलरी वर्ब पहले कर दिया, सब्जेक्ट बाद में कर दिया, तो भाई गलती तो होगा ही होगा।
ये हुआ कॉमन एरर का मेन फंडा। यहां से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन होता ही होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। पढ़े लिखे बच्चे ब्लंडर कर जाते हैं, जो उनको लगता है कि WH है तो EZMR आएगा, WH है तो डूडा जाएगा, WH है तो हैजब आएगा, और इस कारण उनसे धोखे में धोखा हो जाता है। मैं नहीं कहता कि बच्चों को नहीं आता, आता है, लेकिन आता हुआ चीज भी गलती हो जाता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनका हार्ट अलाउ नहीं करता है। बचपन से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, अब कैसे बोलते हैं व्हाट योर नेम इज, है ना। वेयर डू यू लिव, अब कैसे बोलते हैं वेयर यू लिव। तो वेयर यू लिव में मजा नहीं आता, वेयर डू यू लिव मजा आता है, संतुष्टि मिलती है। तो बात बना तो कर लो ये काम। जब हमने आपको फ्री कर दिया कि जितना मन करे उतना लिखो, जो मन में आता है सो बोलो, आज से गलत नहीं होगा। तो बोलो बोलो बाबू, करो ना, जो एनजी लगाना है वो एनजी लगाओ। जैसे आई नो वेयर सी इज लिविंग, हमने अगर कहीं भी ब्रेकर होता तो मैं बोल देता बेटा खतरा है आगे, तो रोड पे लिखा रहता कि आगे तीखा मोड़ है, तो यहां पे कहीं मोड़ नहीं है। आई नो वेयर, देखो मैं 4 बोल रहा हूं, आई नो वेयर सी लिव्स, आई नो वेयर सी इज लिविंग, आई नो वेयर सी हैज लिव्ड, आई नो वेयर सी हैज बीन लिविंग सिंस 2 days, सिंस मंडे, ठीक है। आई नो वेयर सी लिव्ड, आई नो वेयर सी वाज लिविंग, आई नो वेयर सी हैड लिव्ड, आई नो वेयर सी हैड बीन लिविंग फॉर 3 years, हो गया। I know where she will live, she will be living, she will have lived. बोलो। तो आपको डरना नहीं है। हम लोगों की सबसे बुरी आदत क्या है? डर। अगर सर ने 3 लिखा तो सोचूंगा 3 पर ही। सर ने देखो क्या लिख दिया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अगर 1 होता तो सर लिखते सिंपल प्रेजेंट, सर लिखते सिंपल पास्ट, सर लिखते सिंपल फ्यूचर, लेकिन हमने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर लिखा है। मतलब यू आर फ्री टू टेक एनी काइंड्स ऑफ एग्जाम, एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कोई बाउंड्री हमने दिया ही नहीं। और इतना बढ़िया रूल है ये कि एक बार बच्चा सीख जाए फिर देखो उसे हर सेंटेंस को बोल सकता है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, यू आर एबल टू राइट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। इसके माध्यम से कुछ भी लिखो, कुछ भी बोलो, वट एवर कम्स योर माइंड यू आर एबल टू ट्रांसलेट दैट। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हो, खूब खूब। अब एग्जाम में तुम अभी यूपीएससी का पेपर देखना, एएससी का देखना, ये WH के बाद सीधा लगा क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिव लगा रहेगा। अब इतना पढ़ा दिया ना, फिर भी जब क्वेश्चन आएगा ना तो WH के बाद यहां लगा रहेगा। अब तुमको दिखेगा नहीं, ये समझ रहे हो, ये लगा रहेगा लेकिन तुमको दिखेगा नहीं, तुम पढ़ते जाओगे क्योंकि आदत बना है ना। जैसे यहाँ पे चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग समझते हैं इज एम आर, ना बेटा। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है 24। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, वुड, माइट, सब। ये मत सोचना कि सर ने विल की बात करा, सर ने इज एम आर की बात करा, कुछ भी नहीं, वुड भी नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा, कुड भी नहीं आएगा, मे, माइट भी नहीं आएगा। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं, समझ में आया ना। तो टोटल हमने इसलिए लिखा है क्या, सब्जेक्ट पहले लिखना, यानी सब्जेक्ट सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। और वर्ब का मतलब कोई भी 23 वर्ब, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, डू हो, डज हो, डिड हो, हैज हो, हैव हो, हैड हो, विल हो, शुड हो, वुड हो, कुड हो, माइट हो, मे कुछ भी हो। अब बोलो कॉन्फिडेंस आया? अब बना लोगे, कुछ भी पूछेगा तो समझ, एग्जाम्पल देने की तो और है नहीं, क्योंकि अब गलत दूंगा पकड़ ही लोगे सीधा। आगे बढ़िए, बहुत बेहतरीन। तो मेन ये जड़ है, एक जड़ है, तुम 1000 बोलो और प्रैक्टिस शुरू कर दो और काम आपका शुरू हो जाएगा। अभी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, उसके टेरिटरी में कदम रख रहे हो। अगला कॉन्सेप्ट, पहले एग्जाम्पल तब रूल,
एग्जाम्पल लिखिए। अच्छा, ये हो गया था क्या कि ऑलवेज समटाइम्स का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, पर करते सब होगा उसमें। चलो आगे लिखो। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट क्या समझिएगा फटाफट। अगला कॉन्सेप्ट क्या बच्चे कि सिंपल प्रेजेंट का एरिया देखो कितना बड़ा है। सिंपल प्रेजेंट का अगला एरिया है कि जैसे हम लोग कल्पना करते हैं। अब एक काम करो, ऊपर डाल दो हेडिंग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड with conditional sentences. Simple present tense is used with conditional sentences. Conditional sentences. Simple present tense का प्रयोग हम करते हैं conditional sentence के साथ। अब पहले बेटा एक एट ए ग्लांस देखो कंडीशन का मतलब क्या होगा। पहले व्यवहारिक ज्ञान सीखो, क्योंकि हम लोग कंडीशनल का मतलब कुछ और समझ जाते हैं। यूट्यूब पे देख लिया वीडियो, कंडीशनल कुछ और समझ जाते हैं। पहले देखो, आपको सीखना चाहिए अंग्रेजी कैसा, बिल्कुल देसी स्टाइल में। अब देसी स्टाइल क्या है भाई, अब मान लो को हाई फाई सिखाओ समझ नहीं आएगा। अब नाम दे दिया कंडीशनल, टेक्निकल वर्ड। अरे कंडीशनल का मतलब होता है डबल क्लाउज। क्या होता है, जिसमें दो सेंटेंस हो, क्योंकि सिंगल सेंटेंस में कभी शर्त हो ही नहीं सकता। तुम पढ़ते हो, कोई शर्त हुआ नहीं ना। तो कंडीशन का मतलब होता है दो क्लाउज, दो सब्जेक्ट, दो वर्ब। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गया कंडीशन। उसमें जो कंजंक्शन जोड़ेगा भाई कोई ना कोई शर्त होगा। अब शर्त तो कई तरह के होते हैं। हो सकता है काल्पनिक शर्त हो सकता है रियल शर्त हो सकता है कि होने वाला हो चुका है कि हो चुका है। यानी शर्त या तो पास्ट का होगा, या तो फ्यूचर का होगा, या तो कल्पना होगा, क्योंकि प्रेजेंट में शर्त हो ही नहीं सकता। भाई प्रेजेंट तो चल रहा है, इसमें शर्त क्या होगा, शर्त या तो आने वाला होगा या तो बीत गया होगा। और बीत गया होगा वो 90% कल्पना होगा, जो आने वाला होगा वो उम्मीद होगा। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि कल्पना में हम लोग बहुत तरह के वैरायटी है, सारे वैरायटी को हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट के साथ कल्पना को कैसे जोड़ा जाए। जैसे हम बोलते हैं तो मैक्सिमम जो हम बात करते हैं, जो हम शर्त बनाते हैं, वो शर्त क्या होता है, इंटेंशन होता है, इरादा होता है। वो इरादा होता है। जैसे हम बोलते हैं कि जो है वो यार ऐसे चलता है जैसे शेर है, तो ऐसे चलता है जैसे शेर है। अब बताओ कि वो शेर है रियल में, लेकिन उसके चलने का स्टाइल शेर के जैसा है, कल्पना है। वो इस प्रकार दिखती है जैसे हीरोइन हो, मतलब वो हीरोइन है नहीं, बेसिकली वो दिखती है ऐसे। वो ऐसे बोलता है जैसे लंदन से आया हो। तो हमने कल्पना किया ना सब कुछ। ये साज टोटल इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल है, नॉट रियल है ना। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो, मतलब बारिश हो नहीं रहा। मुझे लगता है तुम पागल हो, तो पागल हो नहीं, लगता है पागल, मतलब ऐसा बोलते जैसे पागल हो। तुम ऐसे रटते हो जैसे तोता हो। समझ पा रहे हो ना। मुझे लगता है कि वह कुत्ता है, तो कुछ भी जितना दिमाग में आए बोलो, कुत्ता है, घोड़ा है, शेर है, भालू है, जिससे तुलना करना है कर दो, क्योंकि रियल में तो वो है नहीं। तो रियल में है नहीं तो कल्पना हो गया। तो इसके लिए एक वर्ड आता है बेटा, क्या वर्ड आता है, एज इफ। एक कंजंक्शन जुड़ता है एज इफ। इस एज इफ का मतलब होता है मानो की। मानो की कहो, जैसे ही कहो, या सिंपल मानो कहो। वो चलता है मानो शेर हो, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी हो, है कि नहीं। अब एज इफ मतलब मानो की। अब एज इफ जो वर्ड है शो करता है कंडीशन को, लेकिन ये क्लाउज जो है ये कल्पना को शो करता है। ठीक है बेटा। तो मानो की, अब ध्यान देना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को जोड़ता है। अब एक बात हमने वो कहा था कि जो सिंपल प्रेजेंट होगा वो सिंपल पास्ट भी होगा।
बताया था ना। तो यहाँ पे V1 है तो V2 हो सकता है जब पास्ट की बात करेंगे तब। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, अब एज इफ के साथ ध्यान देना, एग्जाम्पल दिया होगा नहीं पहले, तो नहीं दिया, तो इस स्ट्रक्चर को लिखने पर जगह छोड़ करके 2 लाइन 3 लाइन अब नीचे पहले एग्जाम्पल लिखो जरा, तब लिखाऊंगा तब समझ बेहतर आएगा। इसको जैसा इतना जगह छोड़ दो कॉपी में, फिर नीचे से लिखो एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल ये है कि ही वॉक्स एज इफ, ही वॉक्स एज इफ, यहां मैं पढ़ाऊंगा बाद में भी तुरंत। ही वॉक्स एज इफ, ही वॉक्स एज इफ, डैश मत देना तुम लोग। ही वॉक्स एज इफ ही वॉज अ लायन, ही वॉक्स एज इफ he is a lion, he walks as if he were a lion, he walks as if he was a lion, he walks as if he is a lion, he walks as if he were a lion, WRE, he were a lion। बोलना नहीं है, क्या होगा बताऊंगा अभी, पहले आप एग्जाम्पल 3 लिखो। ये 3 एग्जाम्पल हो गए। ही वॉक्स एज इफ ही वॉज अ लायन, ही वॉक्स एज इफ ही इज अ लायन, ही वॉक्स एज इफ ही वर अ लायन। अब जरा हाथ तक मुझे बताएं कि फर्स्ट राइट ही वॉक्स एज इफ ही वॉज अ लायन में कितने लोग हैं? ही वॉज अ लायन राइट में कितने लोग? ही इज अ लायन राइट में, ही वर में, तो ध्यान में बच्चे पहला एग्जाम्पल गलत, और ही इज अ लायन जो प्रेजेंट की बात कर रहा है इसलिए गलत, और ही वर अ लायन राइट हो। क्यों सर? तो ध्यान में बेटा हम लोग कल्पना कर रहे हैं। कल्पना क्या कर रहे हैं? कल्पना। और जब हम कल्पना करें हाइपोथेटिकल हो तो हमेशा WRE वर का प्रयोग करते हैं। वर का मतलब हो गया सिंपल पास्ट टेंस। वर का मतलब क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। यानी कि आप ध्यान देना गौर से, यहां पे क्या कहना चाहा मैं आपको समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं। देखो यहां पे यह शो करता है टेंस, ध्यान देना, यह जो V5 है ये शो करता है टेंस, और टेंस कौन सा? प्रेजेंट टेंस। ये शो किया यहां तक। अब जो एज इफ वर्ड है ये शो करता है इंटेंशन, और इंटेंशन में हमेशा हम लोग S + V2 का प्रयोग करते हैं, और इस V2 का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ये वर्ब है क्या बाबू? ये वर्ब V2 है। अब V2 को सर वाज भी तो V2 है, लेकिन वाज क्यों नहीं आया सर? तो वाज इसलिए नहीं आया कि जब बीइंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बीइंग, तो वाज इज एम आर वाज वेर बीइंग वर्ब है। बीइंग का मतलब होता है होना, तो जब होने का बोध कराएं और रियल ना हो तो प्लूरल का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? प्लूरल का। ये हो गया फैक्ट। यानी हमेशा तुम्हें वर्ब लगाना है कब? जब नाउन या एडजेक्टिव हो तब। जैसे हमने कहा मुझे लगता है वो पागल है, तो इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है, एज इफ ही वर मैड, ही वर मैड। लिखो एग्जाम्पल, इट सीम्स टू मी एज इफ ही वर मैड। इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी का मतलब हुआ मुझे प्रतीत होता है, तो इट सीम्स मत करो, इट सीम करो ना फिर, इट सीम टू मी, सॉरी सीम्स इट है ना, आई थोड़े है। इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी एज इफ ही वर मैड, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो पागल है। इट सीम्स टू मी ही वर मैड। क्लियर? अब जा ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि मुझे लगता है कि वो लंदन से आया है,
तो लंदन से आया है, यहां नाउन तो नहीं है जी, आना वर्ब है। पागल भी तो नहीं है, लंदन से आया है, आना इज अ वर्ब। जब वर्ब का प्रयोग हो तो वर्ब, क्योंकि वर्ब तो बीइंग वर्ब है और वर्ब का मतलब एक्शन होता है, उस केस में आपको वुड लगाना है। वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यानी वुड का प्रयोग कब करते हैं हम? कल्पना हो लेकिन वर्ब का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? वर्ब का, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं जानता, इट सीम्स टू मी एज इफ शी वुड नो नथिंग। एग्जाम्पल लिखो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं जानता है। हिंदी में लिख लो, समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं जानता है। तो मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी एज इफ ही वुड नो नथिंग। इट सीम्स टू मी एज इफ ही वुड नो नथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं जानता है। ही वुड नो नथिंग, ही वुड नो नथिंग। बात समझ में आया बच्चे? कोई दिक्कत है? पानी जा पिलवा दो। ही वुड नो नथिंग। बोलो, अब कोई दिक्कत होगा? कंसेप्ट बना क्लियर? एक और लिख लो, he speaks as if, he speaks as if, he speaks as if, speaks मतलब बोलता है, he speaks as if वह ऐसा बोलता है, he speaks as if he would return from London, he would return from London, he would return from London, he would return from London। ऐसा लगता है जैसे लंदन से आया हो, लेकिन आया नहीं है रियल में, लगता है। तो बात समझ अब सेंटेंस राइट है। तो एज इफ हुआ कि नहीं क्लियर? बहुत सुंदर। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो ऐसे ही क्लास करने जा रहे हैं, कंडीशनल पढ़ रहे हैं। तो बोलो, कंडीशनल डला हुआ हेडिंग में। अगला वर्ड, अगला वर्ड है अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस दो वर्ड है, अनटिल और अनलेस। इसका हिंदी होता है जब तक नहीं। अनटिल और अनलेस दो वर्ड है, जब तक नहीं। ठीक बच्चे, अब ध्यान देना, अनटिल का स्पेलिंग, अनटिल का स्पेलिंग गलती क्या तुम लोगों ने? देखो, सिंगल एल है कि डबल एल है? सिंगल एल है। कितने बच्चों ने डबल एल किया था? ईमानदारी से बोलो, सिंगल करो। अनटिल में सिंगल एल है बेटा, डबल एल नहीं, ठीक है। तो अनटिल अनलेस, यहां डबल एस होगा, तो अनटिल अनलेस। क्लियर? दोनों का हिंदी जब तक नहीं। अब ध्यान दे देना है कि अनटिल अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है कि नहीं? बोलो। अब जब नेगेटिव वर्ड है तो क्या अनटिल अनलेस के साथ नो वर्ड आएगा? क्या नॉट आएगा? क्या नेवर आएगा? अगर ऐसा है तो गलत होगा। क्लियर? अब यहां पे ध्यान है, जब तक नहीं। सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो जब भी कंडीशन होता है, ध्यान देना गौर से, मिटाओ इसको, उतार लिया इसको। अब देखिए, जब भी कंडीशन होता है तो कंडीशन जो होता है बेटा, अनटिल अनलेस कहां आता है? कंडीशन में। कंडीशन, अब कंडीशन जो होता है, एक कंडीशन होता है, मान लो जो सेंटेंस होता है, ध्यान देना, एक कंडीशन
इसको ऐसे पढ़ो कि जो कंडीशन हम लोग बात करेंगे, एक कंडीशन हम लोग एक बनाएंगे प्रेजेंट में और एक बनाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और फ्यूचर का मतलब सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, अदर वर्ड। ठीक है, यहां पे ध्यान देना कि जो अनटिल है, अनटिल शो करता है टाइम कंडीशन को और अनलेस शो करता है सिर्फ कंडीशन को। अब ध्यान देना है कि कंडीशन का मतलब हुआ प्रेजेंट और फ्यूचर फिलहाल के लिए। तो प्रेजेंट और फ्यूचर यानी दो टेंस का मेल होगा। क्यों भाई? अगर एक ही सेंटेंस में, यहां तक उदाहरण फटाफट, अनटिल अनलेस कंडीशन को शो करता है, कंडीशन टाइम कंडीशन में कौन आएगा? अनटिल, और अनलेस का आएगा सिर्फ कंडीशन में। कंडीशन का मतलब यह समझना कि एक प्रेजेंट में होगा और एक किसका होगा? फ्यूचर में होगा। यानी एक में V1 V5 लगा होगा और एक में विल या शैल लगा होगा। अगर आप एक ही सेंटेंस में एक बार अगर विल आ गया, दोबारा फिर से विल लगा रहे हो तो गलत होगा। ठीक है, चाहे हिंदी में कुछ भी रहे, हिंदी में दो फ्यूचर एक साथ आ जाता है, लेकिन अंग्रेजी में दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएगा। पहले इतना उतारो फिर बात करता हूं आपसे। कंडीशन का मतलब एक प्रेजेंट एक फ्यूचर। क्लियर? एक की बात करेंगे टाइम कंडीशन, एक का टाइम बात करेंगे सिर्फ कंडीशन। तो टाइम कंडीशन और कंडीशन दो तरह की बात को फुलफिल करेगा। नरेंद्र जी आए क्या? एक हम बात करेंगे किसके बच्चे? अनटिल अनलेस हो गया, प्रेजेंट हो गया और फ्यूचर हो गया। अनटिल शो करेगा टाइम कंडीशन और अनलेस शो करेगा अनलेस सिर्फ कंडीशन। अब ये टाइम कंडीशन और कंडीशन क्या होता है पहले समझते हैं व्यवहारिक में, तब आपको एग्जांपल दूंगा, फिर मैं स्ट्रक्चर दूंगा तब एग्जांपल दूंगा। अब जरा ध्यान देना, हिंदी है जब तक नहीं। अब मैं बोल रहा हूं तुम जब तक नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। तुम जब तक नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। ये दोनों काम फ्यूचर का है कि नहीं? बोल रहा हूं प्रेजेंट में, लेकिन बात हो रही है किसकी? कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। इसका मतलब कि यदि मैं पढ़ूंगा तो पास कर जाऊंगा। तो ये भी हुआ कंडीशन कि यदि मैं पढ़ूंगा तो पास कर जाऊंगा। तो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे, बोलो कंडीशन है। तो आप बताओ कि अनटिल लगाऊं कि अनलेस लगाऊं? बोलो अनलेस, क्योंकि ये मन मर्जी हो गया। पढ़ूंगा तभी पास करूंगा, ना पढ़ूंगा नहीं पास करूंगा। क्लियर? इसको कहते हैं सिर्फ कंडीशन। अब टाइम का मतलब क्या होता है वो समझना। टाइम का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे टाइम लगा होगा। टाइम टच पकड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब है, दादाजी को लेके गए डॉक्टर के पास। अब दादा वर्ड का मतलब होता है बुढ़ा। दादा वर्ड का मतलब बुढ़ा हो जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर दादा बन चुका है इसका मतलब है कि उसकी उम्र 50 प्लस तो होगी कम से कम मिनिमम। लेकिन आजकल मॉडर्न युग में 60 प्लस, क्योंकि मॉडर्न युग में शादी लोग करता है 40 के आसपास में, है ना। वो तो पुराने जमाने में लोग शादी 15-20 में लपेट के कर दिया और नहीं करा तो जबरदस्ती कर दिया, है ना। 20-25 तक बहुत कम लोग देख पाते थे। आज तो लोग 40 तो नॉर्मल बात है। तो हमने क्या कहा कि जब कोई टाइम कंडीशन हो, तो टाइम का मतलब जैसे दादाजी गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने कंपाउंडर ने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं। तो दादाजी क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं बेटा, जब तक तेरा डॉक्टर नहीं आता है या जब तक डॉक्टर नहीं आएगा मैं यहीं बैठूंगा। जब तक तेरा डॉक्टर नहीं आएगा मैं यहीं बैठूंगा। तो दादाजी को पता है ना भाई कि डॉक्टर अभी नहीं है, 1 घंटा बाद आएगा, 2 घंटे बाद आएगा, 4 घंटे बाद आएगा। अब उतने दूर से आया हूं, उतर जाऊंगा, इसे चाहिए बैठूंगा।
अब जो लड़का है वो कहीं घूमता फिरता रहेगा, ये दादाजी वहीं बैठे रहेंगे। सुनाया? तो वो टाइम तो दिया नहीं था, टाइम टच हुआ कि नहीं हुआ? और सोचो एग्जाम्पल, किसी मित्र को लेकर के किसी दूसरे मित्र के यहां जाते हो, होता है ना अक्सर। मान लो किसी मित्र को लिया कि चलो यार आते हैं, उस मित्र को लेकर जा रहे हो दूसरे मित्र के यहां। अब दूसरा जो मित्र था वो 3rd फ्लोर पे रह रहा है ऊपर। अब इस मित्र को कहा कि जब तक मैं नहीं आता हूं तुम यहीं ठहरे रहना, तो जब तक नहीं आऊंगा तुम यहीं ठहरना, या जब तक मैं नहीं आता तुम यहीं ठहरना। अब जो मित्र को तुमने खड़ा किया, तो यह तो नहीं कि जो मित्र खड़ा किया वो भाग जाएगा, नहीं, वो समझा है कि ऊपर गया है तो नीचे 10 मिनट में आएगा, 15 मिनट में आएगा, आधे घंटे में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये नहीं कि ऊपर गया तो ऊपर ही, अब नीचे नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है? ऊपर गया है तो नीचे आएगा, इस उम्मीद में वो खड़ा रहेगा। लेकिन वहां पे टाइम टच है कि नहीं, कि भाई 10 मिनट में आएगा, मतलब एक भरोसा है कि आएगा, एक लिमिटेड टाइम में आ जाएगा। ये नहीं कि 10 महीनों तक खड़ा रहेगा कि आएगा आएगा, ऐसा नहीं हो। क्लियर? तो अब यहां पे जो अनटिल, देखो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, दोनों सेम है। कभी कभी लोग दोनों का ही प्रयोग कर देते हैं, नहीं समझ में आता है तो अनटिल अनलेस दोनों लगा देते हैं, समझ में कम आता है, क्या बेचारा करेगा, जो मर्जी लगा लो, दोनों बोल दिया हमने। तो यहां समझना है अनटिल शोज टाइम और अनलेस शोज कंडीशन। अब बोलो, संदेश बोल रहा हूं, जब तक मैं IAS नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा। बोलो अनलेस की अनटिल। सब लोग अनलेस में हो, कोई अनटिल में है? बोलो नहीं ना भाई, जब तक IAS नहीं बन, मेरे हाथ में थोड़ी IAS बनना है कि टाइम लगा दे कि 1 साल में बन जाऊं शादी हो जाएगी। अगर ऐसा शपथ किसी लिया तो कुमारा ही मर सकता है वो, क्योंकि जब तक IAS नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा, शर्त है, कंडीशन का टाइम कहां इसमें। 1 साल बन गया, 2 साल, उम्र ही पार हो सकती है। तो जो चीज अपने बस में नहीं है उसको कंडीशन कहते हैं, जिसमें टाइम टच हो कि 1 घंटा 2 घंटा महीना 4 दिन 10 दिन में हो जाएगा, उसे टाइम कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। तो एक प्रेजेंट बनेगा और एक फ्यूचर बनेगा, लेकिन देखते हैं स्ट्रक्चर के रूप में। ये हर चीज सीखने वाला चीज बेटा। देखो अनटिल लगाओ या पहले अनलेस देख लो। अनलेस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना, आने वाले क्लाउज में विल या शैल का प्रयोग करना, राइट। इसको तुम क्रॉस कर सकते हो, यहां लगा सकते हो सब्जेक्ट प्लस विल शैल V1 प्लस अदर वर्ड। यहां पे जोड़ने की, यहां पे हम लोगों ने अनलेस लगाया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो यहां पे ध्यान देना है कि अनलेस 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 प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस, यहां पे भूल करके भी अगर अनलेस लगा है और यहां पे नहीं लगा है तो ये गलत हो जाएगा। अनलेस हमेशा किसके साथ आएगा? प्रेजेंट के साथ। आने वाले क्लाउज फ्यूचर के होंगे। यहां पे तुम मे चाहो लगाना तो लगा सकते हो, कैन चाहो लगाना लगा सकते हो, लेकिन अगर तुमने वुड लगा दिया, कूड लगा दिया तो गलत होगा। समझ में आ रहा है जो बोला हमने? यानी यहां पे हर हाल में विल शैल में कैन आ सकता है, यहां पे अनलेस है, ये आ सकता है, क्रॉस कर सकते हो। अनलेस बीच जो भी डबल क्लाउज होगा वो आगे पीछे हो सकता है। यानी हमने आए को पीछे कर दिया, पीछे को आए कर दिया, क्या दिक्कत है भाई? बात तो एक ही ना है, लेकिन अनलेस कहां गया? प्रेजेंट के साथ। जो यहां था वो वहां है, जो वहां था वो यहां है। समझ पा रहे बच्चे? इतना सा दिक्कत है तो बोलो, कोई परेशानी किसी को बोलो। अब ये स्ट्रक्चर दिया हूं, अब एग्जांपल दूंगा। फाइन, अनलेस हुआ क्लियर? अभी तुरंत अनटिल दे देता हूं, फिर एग्जांपल दोनों का इकट्ठे दे देता हूं, है ना, ताकि समझ में बेहतर आ जाएगा। देखो इंग्लिश में एग्जाम्पल 1000 बनाओ, लेकिन कंसेप्ट नहीं पता है तो एग्जाम्पल किसी काम का नहीं। स्ट्रक्चर एक है, एग्जाम्पल 1000 बनाओ, समझ में बेहतर आएगा।
यानी पहले आप फोकस करें स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर पे कमांड हो जाएगा, एग्जाम्पल अपने मन से निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, एक बार समझ में आ जाएगा, आपसे कभी गलती होगा ही नहीं। क्लियर? तो यहां मिटाऊं इसको, अब एक अंटिल दे देता हूं, फिर दोनों का एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। आज प्रेजेंट टेंस समाप्ति कर दूंगा, थोड़ा सा अंटिल अनलेस अलग किस्म का है ना। अंटिल V1 V5 अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, जब विल से आएगा तो कैन या मे भी आ सकता है बाबू, है ना। V1 प्लस अदर वर्ड। अंटिल के साथ एक खास बात यह है ना कि अंटिल के साथ विल सेल भी आता है। अब यहाँ अंटिल प्रेजेंट भी है, तो अंटिल के साथ आने वाला क्लॉज प्रेजेंट भी हो सकता है, एक खास बात है इसका। अंटिल के टाइम शो करता है, ठीक है। यह भी क्रॉस हो सकता है कि नहीं, बोलो, हो सकता है ना, आगे पीछे, ये ध्यान रखना। यानी दुनिया का कोई भी डबल क्लाउज हो, आगे पीछे हो सकता है। उतार लिया, उतार लो फटाफट। प्रेजेंट तो है ही वहां, यहां भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे यू स्टे हियर अंटिल आई कम, तुम यहीं ठहरो जब तुम यहां आता। यू स्टे हियर अंटिल आई कम, अंटिल आई कम यू स्टे हियर। लेकिन अनलेस नहीं हो सकता, क्योंकि अनलेस कंडीशन है, यह है टाइम कंडीशन, तो टाइम तो प्रेजेंट हो ही सकता है। सिर्फ अंटिल है और कोई वर्ड ऐसा नहीं। जो होगा सब लिखवा दूंगा मैं, आपको अंधकार में नहीं रखा जाएगा। एग्जाम्पल अंग्रेजी में लिखवा दूं क्या? लिखो, लिखो अंटिल आई कम, अंटिल आई कम यू स्टे हियर, अंटिल आई कम यू स्टे हियर। इसको उलट भी सकते हो, यू स्टे हियर अंटिल आई कम, you stay here until I come, you stay here until I come। एक और लिखो, until the doctor come, until the doctor comes, until the doctor comes, until the doctor comes I will sit here, until the doctor comes I will sit here, until the doctor comes I will sit here। जब तक डॉक्टर, एक और लिखो जरा, unless you don't come, unless you do not come, unless you do not come, comma I don't नहीं, I won't कर दो, will not, विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? विल प्लस नॉट बराबर वॉन्ट। तो हमने क्या बोला? अनलेस आई डू नॉट कम, अनलेस आई डू नॉट कम, ये लिखवाया ना। अच्छा यू बोला, अनलेस यू डोंट कम, कॉमा एक मिनट, आई वॉन्ट मतलब विल नॉट टीच यू। जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। अनलेस यू डू नॉट कम आई विल नॉट टीच यू। बोलो राइट में कितने लोग? राइट में, रॉन्ग में? तो बोलो बेटा गलत है ना, अनलेस के साथ डू नॉट आएगा। हमने बोला अनलेस यू डू नॉट कम, सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि जब तक तुम नहीं आओगे, अनलेस यू डू नॉट कम, जब तक तुम नहीं आओगे। देखो यही सब गलती करवाएगा। अनलेस यू डू नॉट कम कभी नहीं होगा, अनलेस यू कम, और हिंदी में क्या निकलेगा? जब तक तुम नहीं आओगे। यानी नहीं, जब तक नहीं, अनलेस का मतलब होता है उसके साथ डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो बोलो गलती कहां है? तो डोंट को उड़ा दो, सही हो गया। अब तो क्या सही हो जाएगा? अनलेस यू कम, अनलेस यू आई
वोंट टीच यू। तो सेकंड वाले क्लाउज में नॉट तो आ ही सकता है, पहले वाले क्लाउज में नॉट नहीं आएगा, क्योंकि इसका एरिया यहीं तक है, ये तो दूसरे का एरिया है। तो विल शैल के साथ नॉट आएगा, लेकिन अनटिल अनलेस के साथ नो नॉट नहीं आएगा। जैसे अनटिल द डॉक्टर डू नॉट कम आई विल सिट हियर, गलत हुआ कि नहीं हुआ? अनटिल द डॉक्टर कम्स आई विल सिट हियर, जब तक डॉक्टर नहीं आएगा, उसका हिंदी होगा जब तक डॉक्टर नहीं आएगा। तो नहीं वर्ड छुपा हुआ है, क्लियर? तो इसके लिए प्रैक्टिस जब करवाऊंगा ना तो मामला सुधार हो के आएगा। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है इस बैच को, आप सीखते रहें आगे तक। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, एक वर्ड है बच्चे इफ, क्या बाबू? इफ क्लाउज कहते हैं इसको, मतलब जिसमें इफ लगा हुआ है उसको कहते हैं इफ क्लाउज। अब इफ लगा होगा तो इफ क्लाउज, नहीं लगा होगा तो नॉन इफ क्लाउज। यानी इफ लगा है तो उसका नाम होगा, नहीं लगा है तो नाम होगा। इफ क्लाउज बनाने के लिए 3 कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड। इफ क्लाउज, नॉन इफ क्लाउज। इफ क्लाउज को बनाने के लिए 3 कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड। जो इफ क्लाउज होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट, ये होगा सिंपल पास्ट, ये होगा पास्ट परफेक्ट। यानी जो इफ लगता है वो इसी 3 में लगता है, चौथा में नहीं लगता। इफ कहां लगता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। और जो नॉन इफ होता है वो नॉन इफ के साथ मॉडल्स आता है। क्या आता है बच्चे? मॉडल्स। कैसे आएगा? करवाया जाएगा, अभी बताता हूं जस्ट। तो हमने कहा कि इफ क्लाउज और नॉन इफ क्लाउज। इफ जिसमें लगा होगा तो लगा होगा उसमें कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड। कंडीशन 1 होगा तो सिंपल प्रेजेंट, कंडीशन 2 होगा तो, कंडीशन 3 होगा तो इफ क्लाउज का 3 कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। इस तीनों के साथ क्या आएगा? मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब होता है विल, शैल, वुड, कुड, माइट, ये सब वगैरह। कहां पे क्या आएगा बताऊंगा जस्ट अभी। उतार लिया? उतार लिया जी? मामला हो रहा है क्लियर? यानी कभी भी इफ क्लाउज के साथ, इसके साथ कभी भी मॉडल्स नहीं आएगा। यानी इफ क्लाउज के साथ कभी भी मॉडल्स नहीं आएगा। इफ क्लाउज के साथ कभी मॉडल्स नहीं आएगा। यानी जितने भी कंडीशनल वर्ड होंगे, अभी मैं इकट्ठा भी लिखवा दूंगा इतना पढ़ाने के बाद भी, उन सब के साथ मॉडल्स कभी नहीं आएगा। बस समझ रहा है गौर से? एरर्स मैं क्यों कहता हूं कि कॉमन एरर्स की धज्जियां उड़ा दोगे तुम लोग। इतना बेसिक कंसेप्ट सिखा दूंगा हर तरह से कि कहीं मामला अटकेगा ही नहीं। मिटाओ इसको। अब 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को विजुअलाइज करो 1 सेकंड के अंदर। हमने कहा 3 कंडीशन, 1, 2 और 3। पहला कंडीशन कहता है कि इफ लगा हुआ क्लाउज प्रेजेंट का हो। दूसरा कहा कि इफ लगा हुआ क्लाउज सिंपल पास्ट का हो। तीसरा कहा कि इफ लगा हुआ क्लाउज पास्ट परफेक्ट का हो। बोलो बाबू, यही ना बात हुई? अभी 2 मिनट पहले ही बात हुई थी जी। तो पहला क्लाउज प्रेजेंट में हो तो आने वाले क्लाउज में मॉडल आएगा। क्या आएगा मॉडल्स? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, V1 प्लस अदर वर्ड। जहां पे विल शैल आया वहां कैन भी आ सकता है, और सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो सकते हो। प्रेजेंट हो गया,
कैन लगा सकते हैं। यहां पे लगाओगे पढ़ते तो पास, ये हुआ सेंटेंस किसका हुआ, फ्यूचर का। यह फ्यूचर कंडीशन है, एक कंडीशन है जस्ट पास्ट। सब्जेक्ट प्लस वुड, बोलो वुड है कि नहीं मॉडल्स, और नीचे वाला है मोर पास्ट। कौन सा पास्ट बच्चे, मोर पास्ट। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3 अदर वर्ड। लिख लिया, लिखो फटाफट। तातेती करने से काम चलेगा, जमाना चला गया। अब अभी भी लोग परंपरावादी पढ़ाई पढ़ रहे हैं टेंस में, तातेती। 3 दिन में टेंस खत्म। मार्केट का यही तो हाल है आज भी, हर चीज का यही हाल है, तातेती आ रही। हमको ये नहीं समझ में आता लड़का पढ़ता कैसे, संतुष्ट हो जाता है। जो चीज बच्चों को समझ में आए वही समझा दो, बच्चा खुश। क्रांतिकारी एकमात्र टीचर है धर्मेंद्र सर, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि तुमको कितना समझ में आ रहा है, मैं सोचता तुमको समझना जरूरी है, समझना पड़ेगा तुमको। ये नहीं कि तुम लॉलीपॉप मांगो मैं लॉलीपॉप खिला दूं। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि मेरा क्लास तुम 2 बार करो, एक बार रफ वे में और एक बार प्यार से बैठ के समझ के हाँ अब पढ़ना है। क्योंकि पहली बार तो बच्चा आएगा, सोचेगा तातेती आएगा, तब तक तो उड़ेगा दिमाग से उसका। इसलिए आराम से टाइम लेके टेंस 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ में बेहतर आ जाए। अंग्रेजी में कंप्रोमाइज मत करो, एक बार पढ़ लोगे जीवन बोलना लिखना हंसना गाना सब अंग्रेजी में आ जाएगा। समझ आ गया। तो पहला क्या कहा हमने, फ्यूचर। जो भी सेंटेंस बोलना है फ्यूचर में बोलो। पढ़ोगे पास पढ़ो, यदि तुम पढ़ोगे पास करोगे, यदि तुम मेरे पास आओगे मैं पढ़ाऊंगा, यदि तुम वहां जाओगे तुम्हें पीटेगा। ये हुआ जस्ट पास्ट। पढ़ते तो पास करते ना, यदि तुम मेरे पास आए तो पढ़ाता ना, यदि तुम वहां जाते तो पीटता ना तुम्हें, यदि तुम आए होते तो मैं पढ़ाया होता, अब नहीं करूंगा। यदि तुम मेरे पास आए होते तुम्हारी मदद किया होता, समय बीत गया। यदि तुम एसएससी की तैयारी किया होता तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता, आज पान बेचो। मतलब किया होता तब। जैसे कभी कभी हम लोग नहीं गांव में आते हैं, कोई व्यक्ति एक लाइन बोल दिया अंग्रेजी, अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, जब तैयारी किए होते तो आप भी, है कि नहीं, तैयारी किए होते मतलब उसके आप बस की बात नहीं है, काम बीत चुका, मोर पास्ट। ये पहले की बात है, करता तो हो जाता, करता जस्ट पास्ट, अभी शुरू कर दो। किसी मित्र तुमने कहा कि डीएसएल ज्वाइन करता तो रिजल्ट हो जाता ना, अभी बीता नहीं है, जल्दी करो। पढ़ोगे तो पास करोगे। क्लियर। तो तीनों का एग्जाम फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू इंग्लिश। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू इंग्लिश। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू इंग्लिश। क्लियर। और लिखो, इफ यू गो टू आगरा you will see the Taj Mahal. If you go to Agra you can see the Taj Mahal. If you go to Agra you can see the Taj Mahal. If you went, अगर लिखो, if you went to Agra you would see the Taj Mahal. If you went, second clause, if you went to Agra you would see the Taj Mahal. If you went to Agra you would see the Taj Mahal. If you went to Agra you would see the Taj Mahal.
इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल। तीसरा लिखो, इफ द स्टूडेंट्स had studied honestly, if the students had studied honestly, they would have succeeded. If the students had studied honestly, they would have succeeded. If the students had studied honestly, they would have succeeded. यदि विद्यार्थी अच्छे से पढ़े होते तो उनका रिजल्ट हुआ होता, वो सफल हुए होते। सक्सीडेड, SUCCEED, सक्सीडेड। एग्जाम्पल और दूं, काम चल जाएगा ना। आगे बढ़ो और देखो, अभी सिंपल प्रेजेंट समाप्त कर दूंगा आज। अगला और फाइनल टच देखो। फाइनल टच ये है बच्चे कि जैसे हमने प्रयोग जस्ट किया आपके सामने, इफ का, अनटिल का, अनलेस का, अब नया वर्ड जोड़ा हूं वेन, वेनेवर, ठीक है। एज फटाफट लिखो, एज सुन एज, टिल, as long as, before, after, ठीक है। even if, इस सारे वर्ड को हम कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सारे शब्दों का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना और आने वाले क्लाउज में विल, शैल प्लस V1 का प्रयोग करना। कैन तो पता ये लगा सकते हैं, में लगा सकते हैं। ऐसा करना तुम्हारा राइट होगा। अगर इसके बाद कभी भूल बस विल या शैल या वुड या कुड कोई भी लगाया तो समझो तुम्हारे साथ या तुमने अपराध कर दिया। इसके बाद कभी भी इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। लास्ट लिखा हमने इवन इफ, और साफ लिखता हूं, सबका हिंदी बता दूं। इफ का हिंदी यदि, अनटिल अनलेस जब तक नहीं, वेन का हिंदी जब कभी, एज सुन एज ज्यों ही, टिल एज लॉन्ग एज जब तक, ए पॉजिटिव वर्ड है। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर बाद में, इवन इफ चाहे। ये सारे वर्ड को हम शर्त कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। ये सबका प्रयोग आपको करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और आने वाले क्लाउज में विल, शैल, मोड लगा सकते हो। अब सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये समझना कि सिंपल पास्ट भी हो सकता है, अगर पास्ट का होगा तब, जब पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा तब। लेकिन ऑलवेज माइंड करना बेटा, हमें हर दिन बोल रहा हूं मैं कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट भी होगा। तो सिंपल पास्ट में दोबारा ये चीज नहीं चलेगा, क्योंकि V1 का स्थान V2 कर देना है। तो माइंड आपको अलर्ट रखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बस इज एम आर वाज वेयर का फर्क होता है, डू डज में डिड का फर्क होता है, बाकी कुछ कॉमन डिफरेंस होता है वो बता दिया जाएगा। उतार लिया इसको, बस एक आध एग्जाम्पल डाल दो, फटाफट शुरू हो जाएगा। बिफोर ही कम्स, बिफोर देखो, बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले ही। बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिश माई वर्क, बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिश माई वर्क, बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिश माई वर्क। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? बोलो राइट है ना? लिखो, लिखो, व्हेन विल यू कम